आप एक शब्द बहुत बार सुने होंगे, कार्बोहाइड्रेट। कोई भी आप पैकेट वाला फूड खरीदोगे तो उसके पीछे आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह ये सब चीजें तो लिखी हुई मिलती ही हैं कि इन चीजों में कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, कितने मात्रा में प्रोटीन वगैरह है, ये सब। क्या आप कभी ये जान पाए हो कि ये कार्बोहाइड्रेट असल में होता क्या है? देखिए, ऊपर ऊपर किसी चीज को जान लेना और असल में समझना, इनमें बहुत अंतर होता है। अगर आप ये समझ जाओगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो पाओगे और अपने हेल्थ को खुद ही मेंटेन करने में सक्षम हो पाओगे बिना किसी डॉक्टर के जरूरत के। बस ये जानकर कि आखिर ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स आखिर होते क्या हैं। चलिए अभी इस वीडियो में हम ये जान लेते हैं कि आखिर कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि कार्बोहाइड्रेट और सैकराइड्स एक ही चीज होते हैं। अगर आगे आपको सैकराइड शब्द सुनने को मिलेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको बता दें कि सैकराइड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है शुगर यानी चीनी। कार्बोहाइड्रेट असल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स, जो हमारे शरीर में एनर्जी को स्टोर करते हैं। साथ ही साथ हमारे प्रत्येक कार्य को करने के लिए जो एनर्जी हमें मिलती है वो सभी इसी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, इसके ऑक्सीडेशन से। ये प्रोटीन को स्पेयर करने में मदद करता है, डीएनए और आरएनए जैसे चीजों को बनाने में मदद करता है, और भी कई सारे वाइटल फंक्शन हैं इस कार्बोहाइड्रेट के। देखिए, इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो हमेशा 1:2:1 के अनुपात में ही होता है। अब देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट है असल में इसे 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है अध्ययन के लिए। एक होता है मोनोसैकेराइड्स, जिसमें शुगर का केवल एक मॉलिक्यूल होता है। ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। इसके उदाहरण है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज जैसे कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज हमें चीनी वगैरह से मिल जाता है, फ्रक्टोज हमें फलों से मिलता है और गैलेक्टोज हमें सब्जियों जैसे चीजों में मिलता है। दूसरा होता है डायसैकेराइड्स, जिसमें शुगर के 2 मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। इसके उदाहरण है सुक्रोज, जो कि एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल के बंध से बने हुए होते हैं। दूसरा उदाहरण है माल्टोज, जो कि ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। और तीसरा उदाहरण है लैक्टोज, जो कि एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। तीसरा कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म है वो है ओलिगोसैकेराइड्स, जिसमें शुगर के 3 से 9 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं रैफिनोज और स्टैकियोज। और चौथा है पॉलीसैकेराइड्स, जिसमें शुगर के यानी कार्बोहाइड्रेट के 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके एग्जाम्पल हैं स्टार्च और सेल्यूलोज। स्टार्च वो जो हमें आलू वगैरह जैसे चीजों में मिलता है, चावल में, गेहूं में, और सेल्यूलोज वो जो पत्तों में पाया जाता है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में इतना जान लेना पर्याप्त है। इस वीडियो में हमें ये जानना है कि आखिर ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता कैसे है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि कोई भी भोजन जो हम खाते हैं पेट में जाते ही वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और वो जो बायो मॉलिक्यूल बनते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स जिसमें फैट्स वगैरह होते हैं, मिनरल्स और विटामिन के रूप में ही बन जाते हैं, या कहिए उनके छोटे छोटे मोनोमर्स में ये टूट जाते हैं और यही मॉलिक्यूल हमारे ब्लड में अब्सॉर्ब होते हैं। इसीलिए हमें ये जानना कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता कैसे है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो हमारे फूड में हमारा सलाइवा भी मिल जाता है। हमारे ओरल कैविटी में मुख्य 3 सैलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। ये है पैरोटिड ग्लैंड, ये है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और ये है सबलिंगुअल ग्लैंड, जिनमें से बहुत सारा सलाइवा निकलता है। और जब हम भोजन को चबाते हैं तो यही सलाइवा हमारे भोजन में मिल जाता है। देखिए, होता यह है कि इस सलाइवा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम पाया जाता है, सैलिवरी एमाइलेज। ये सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है, हमारे फूड में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्च वगैरह, उन सभी को ब्रेक डाउन ये सैलिवरी एमाइलेज सिंपल फॉर्म में कर देता है। मतलब सिंपल फॉर्म में इसे ब्रेक डाउन कर देता है, यानी इसे तोड़कर मेनली डायसैकेराइड्स में तोड़ देता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज या लैक्टोज जैसे कार्बोहाइड्रेट में। पर ये सैलिवरी एमाइलेज भी पूरी तरीके से इन कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारे मुंह में भोजन बहुत ही कम समय के लिए रहता है। इसीलिए जब हम भोजन निगलते हैं तो लगभग 30
30 से 50% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ये छोटे छोटे फॉर्म में कर देता है। बाकी का जो बचा हुआ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है वो सीधे हमारे पेट में चला जाता है जब हम उसे निगल लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट हम अपने पेट में निगल लेते हैं, जिसमें सलाइवा भी मिला रहता है, दरअसल हमारे पेट में पहुंचते ही एसिड के संपर्क में आते ही ये सैलिवरी एमाइलेज भी अब निष्क्रिय हो जाता है और पेट में कार्बोहाइड्रेट का असल में कुछ भी नहीं होता है और ये साधारणतया सीधे ही हमारी छोटी आंत के पहले भाग डुओडेनम में पास हो जाता है। अब देखिए, डुओडेनम में जैसे ही ये भोजन पहुंचता है जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट भी होता है और जो सलाइवा के मिलने पर थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन हो चुका था, अब उसी डुओडेनम में पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आता है जिसमें हमारे सलाइवा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एमाइलेज होता है जो इस कार्बोहाइड्रेट को फर्दर और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, यानी डायसैकेराइड और मोनोसैकेराइड में। इस एमाइलेज को कहते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज। अब देखिए, पैनक्रियास से आने वाला पैनक्रियाटिक एमाइलेज इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये हमारे डुओडेनम में आने वाले कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल छोटे छोटे डायसैकेराइड में तोड़ देता है, जैसे सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज जैसे सैकेराइड्स में। इस बार जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हुआ है वो कंप्लीट ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी हमारा शरीर यानी हमारे छोटी आंत की दीवारें इस डायसैकेराइड्स को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होती हैं। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवार पर मौजूद विलीज केवल और केवल मोनोसैकेराइड्स, जो कि सबसे सिंपल फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, केवल उन्हें ही अब्सॉर्ब कर पाती हैं। अब देखिए, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग पर मैंने आपको बताया था कि कुछ छोटी छोटी विलीज होती हैं। जब हम इन विलीज को भी जूम करके देखेंगे तो हम पाते हैं कि इन विलीज के ऊपर भी कुछ माइक्रो विलीज होती हैं। देखिए, ये जो माइक्रो विलीज होती हैं इन्हें ब्रश बॉर्डर भी कहा जाता है और इन्हीं ब्रश बॉर्डर से हमारे ल्यूमेन में कुछ एंजाइम निकलते हैं। पहला एंजाइम जो निकलता है वो होता है माल्टेज, जो कि माल्टोज को 2 ग्लूकोज में तोड़ देता है। दूसरा एंजाइम जो निकलता है वो है सुक्रेज, जो सुक्रोज को ग्लूकोज में और 1 फ्रक्टोज में तोड़ देता है। और तीसरा एंजाइम निकलता है लैक्टेज, जो लैक्टोज को 1 ग्लूकोज और 1 गैलेक्टोज में तोड़ देता है। और जैसे जैसे ये डायसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स में टूटा, ये हमारे विलीज पर मौजूद अब्जॉर्प्टिव सेल, जिसे एंटेरोसाइट भी कहते हैं, ये अब अब्सॉर्ब होने के लिए रेडी हो जाता है। देखिए, जैसे ही ये कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म में आया, ये हमारे विलीज पर ही मौजूद अब्जॉर्प्टिव सेल, जिसे एंटेरोसाइट भी कहते हैं, इसी पर मौजूद होता है एक प्रोटीन चैनल जिसे कहते हैं GLUT5। इस ट्रांसपोर्टर की मदद से फ्रक्टोज हमारी छोटी आंत से इस अब्जॉर्प्टिव सेल के अंदर आ जाता है। ठीक इसी तरह एक प्रोटीन चैनल और होता है अब्जॉर्प्टिव सेल के ऊपर ही, जो होता है सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर, जिसकी मदद से ग्लूकोज और गैलेक्टोज इस अब्जॉर्प्टिव सेल के अंदर आ जाते हैं। और जब ये तीनों ही सिंपल फॉर्म के कार्बोहाइड्रेट्स एंटेरोसाइट के अंदर आते हैं तो GLUT2 नाम का एक ट्रांसपोर्टर इन सभी सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स को, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को, हमारे ब्लड में डिफ्यूज कर देता है, यानी ब्लड में मिला देता है। इसके बाद ब्लड में मिलने के बाद ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे लिवर में जाते हैं, जहां लिवर क्या करता है, फ्रक्टोज को ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करके शरीर में ही स्टोर कर देता है, गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और जो ग्लूकोज हमारे शरीर के काम में नहीं आने वाला है फिलहाल के लिए, उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है, जिससे कभी भी फर्दर शरीर में जब ग्लूकोज की जरूरत हो तो यही ग्लाइकोजन दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करा सके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है? इतनी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बता पाने में क्या सक्षम हो पाया हूँ, ये बात मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।